Students, we have already discussed neoclassicism. There is another question that often makes its way to the exam paper, that is Alexander Pope as the representative of his age. कि Alexander Pope जो है पोइट अपनी एज का यानी न्यू क्लासिसिज्म का रिप्रेजेंटेटिव है. सो विल हैव टू एक्सप्लेन दैट. इसको आप समझ लें. इसको हमने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. अलेक्जेंडर पोप, ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ से गिवन है. बहुत अ प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट, कि वो एक बड़ा मशहूर इंग्लिश पोइट था. सेटरिस्ट मीन्स के जो तनकीद करता है माशरे पे. एंड ट्रांसलेटर who embodied the spirit of his age. उसने अपनी एज की जो स्पिरिट है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है, यानी वो उस एज का बहुत अच्छा नुमाइंदा है. एज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ न्यू क्लासिकल एंड ऑगस्टिन एज. ऑगस्टिन एज भी हमने डिस्कस किया था कि किंग ऑगस्टस के दौर के लिहाज से ही अपनी एज को ऑगस्टिन एज कहते थे. पोप्स लाइफ एंड वर्क्स रिफ्लेक्ट द कल्चरल, लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल वैल्यूज ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड. कि जो पोप की जिंदगी है और उसके जो काम है, उनसे हमें जो 18वीं सदी का इंग्लैंड था उसकी हमें सकाफती, अदबी और जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज हैं, अक़दार हैं, उनकी झलक जो है ऑटोमेटिकली नजर आती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अपने दौर का नुमाइंदा है. ऑगस्टिन एज की यहाँ बात हुई, वैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि न्यू क्लासिकल राइटर्स ने जिन राइटर्स को कॉपी किया था, एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स को, जिनसे ये इंस्पायर थे, तो जब ये लोग अलाइव थे उस दौर में उनका बादशाह किंग ऑगस्टस था, तो उस रेफरेंस से उनके दौर को ऑगस्टन एज कहते थे. अब क्योंकि उन्होंने उसी दौर के लोगों को कॉपी किया यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने अपने दौर को भी ऑगस्टन एज कहना शुरू कर दिया, किंग ऑगस्टस, एम्परर ऑगस्टस के रेफरेंस से. रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज इसमें जो नजर आती है हमें एलेक्जेंडर पोप में. क्लासिकल इन्फ्लुएंस एक तो, के पोप्स वर्क्स डिमॉन्स्ट्रेट अ डीप एप्रिसिएशन फॉर क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर. कि जो आप जब वर्क्स पढ़ते हैं पोप के, तो उसमें आपको बड़ी गहरी एक तारीफ नजर आती है पुराने ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर है उसकी. रिफ्लेक्टिंग द ऑगस्टन एज रेवरेंस फॉर एंशिएंट कल्चर. और इससे शो होता है कि जो ऑगस्टन एज थी, जो हमारी 18वीं सदी थी, उसमें कितनी रिस्पेक्ट की जाती थी, कितनी रेवरेंस दी जाती थी पुराने कल्चर को. देन आपको इसकी जो पोइट्री है उसमें रीजन और इंटेलेक्ट नजर आएगा, जो उस एज का, न्यू क्लासिकल एज की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक थी. पोप्स पोइट्री एम्फसाइजेस रीजन, इंटेलेक्ट एंड मोरालिटी. ये जोर देता था रीजन पे बजाय इसके कि इमोशन पे जोर दे. इंटेलेक्ट जहानत पे, मोरालिटी पे, अच्छाई बुराई पे. मिररिंग द इनलाइटनमेंट वैल्यूज ऑफ इस टाइम. और वो शोकेस करता था, और एक तरह से उसने मिरर में, आईने में दिखाया उस दौर की जो उसके दौर की इनलाइटनमेंट वैल्यूज थी, जो अखलाक इक़दार उस दौर की चल रही थी, वो उसने शो की है अपनी पोइट्री में. देन सटायर एंड सोशल कमेंट्री. ये बेटा उस दौर के हर पोइट ने किया है, तो इसने भी किया है. Pope's satirical works such as The Rape of the Lock and The Denunciate offered commentary on social and political issues of his day. कि वो अपने दौर के जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज थे उसके ऊपर उसने बात की है, इंक्लूडिंग द एक्सेस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द राइज ऑफ ग्रेब स्ट्रीट राइटर्स. ये सारे जो उस दौर के फिनोमिनन्स थे कि एरिस्टोक्रेसी की राइज हो रही थी, ग्रेब स्ट्रीट राइटर्स जो है बढ़ते जा रहे थे, उनकी राइज हो रही थी, उसके ऊपर उसने खास तौर पे लिखा है. अगर हम इसकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस की बात करें, तो ऑब्वियसली उसका स्टाइल न्यू क्लासिकल स्टाइल था. और न्यू क्लासिकल स्टाइल क्या होता है, ये पिछली वीडियो में आप बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं. पोप्स पोइट्री हेल्प्ड एस्टेब्लिश द न्यू क्लासिकल स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल लैंग्वेज. उसकी लैंग्वेज बड़ी फॉर्मल होती थी, कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज, कोई उसने बाजारी जबान या इस तरह की वल्गैरिटी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की. कॉम्प्लेक्स मेटाफर इस्तेमाल करता था. जो उसने दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, तो ऐसे मेटाफर इस्तेमाल करता था कि कोई इंटेलेक्ट का बंदा, कोई जहानत वाला बंदा ही उसको समझ सकता है. और क्लासिकल एल्यूजन्स जो हैं, मतलब पुराने जो दौर के जो वाकयात हैं उनकी तरफ इशारे बहुत ज़्यादा नजर आते हैं इसकी पोइट्री में. तो जाहिर है बेटा वो अपने दौर का नुमाइंदा है, उसके दौर में तमाम लोग जो हैं वो ऐसे ही करते थे. इसके अलावा ही वॉज द मास्टर ऑफ सटायर. तनकीद का बहुत माहिर था वो. पोप सैटिरिकल वर्क्स आर रिनाउंड फॉर देयर विट, आयरनी एंड क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज. कि उसने उसने बड़ी अपनी जहानत शो की है. आयरनी बहुत नजर आती है, जिसमें आप कहते कुछ और मतलब कुछ और होता है, और उसने लैंग्वेज बड़ी क्लेवरली इस्तेमाल की है. सीमेंटिंग हिज रेपुटेशन एज ए मास्टर ऑफ सटायर. और उसने कायम कर दी है अपनी रेपुटेशन कि मैं मास्टर ऑफ सटायर हूँ. इसके अलावा उसकी जो लेटर राइटर्स के ऊपर बड़ा इसका आपको असर नजर आता है, जिसमें सैमुअल जॉनसन है, हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टन. सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन
اور ہنری فیلڈنگ اور جین آسٹن جو ہیں یہ ہمارے دو ناولسٹ تھے، ان کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر نظر آتا ہے. تو کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیگزینڈر پوپ واز اے ریپرزینٹیٹیو فگر آف ہز ایج، کہ وہ اپنے دور کا نمائندہ ہے، embodying the cultural, literary and philosophical values of 18th century England. اور اس نے جتنے بھی 18th century England کی جتنی بھی ویلیوز تھیں وہ اپنے ورک میں اس نے شو کی ہیں. His works continue to offer insights into the spirit of Augustan age، کہ اس کے جو کام ہیں اس سے ہمیں آگسٹن ایج کے اندر جو ایک اسپرٹ ہے، اس کی جو اس کی روح ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے. And remain a testament to his enduring legacy as a poet, satirist, intellectual. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ثبوت ہے، ٹیسٹمنٹ مین ثبوت ہے اس کی لیگیسی کا، اس کی وراثت کا، کہ وہ بڑا شاندار پوئٹ تھا، بڑا شاندار سیٹرسٹ تھا اور بڑا شاندار انٹلیکچوئل تھا. تو اس کوشچن کو آپ نے الگ سے پریپیئر کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ.